हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेलकम बालाजी क्लासेस बाजपेयी सर में। हम लोग यहाँ पर आज लेके आ चुके हैं नया चैप्टर 11। जी हाँ, एक्सरसाइज 11 में हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 12 और इस प्रकार क्लास 6 की कंप्लीट एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद एक मैराथन क्लास होगी जिसमें फिर क्लास 6 की एनसीईआरटी एक ही वीडियो में पूरी एनसीईआरटी को मैपिंग द्वारा हम लोग कवर करेंगे और कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेसन 11 नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य कैसे थे और राज्य हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साम्राज्य किसे कहा जाता है और राज्य किसे कहा जाता है। इसी क्लास के साथ हम स्टार्टिंग से ही आपको पहले बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और शेयर प्लीज़ 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 आप इसे शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे वीडियो के आखिरी में, एक बार फिर से सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब के लिए कहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है, सबसे पहले एक स्टोरी होती है, लिखा है नए साम्राज्य और राज्य। लिखा है अरविंद राजा बना। लिखा है अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। कौन ये अरविंद? ये क्या बनेगा? जैसे ये आप इमेज में देख रहे हैं, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये राजा बनेगा। आगे बात करें, राजा बनेगा। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देता हुआ रुपहले कागज़ में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा, यानी इस प्रकार वो एंट्री करेगा। तो एंट्री में कैसी होगी, ये राजा कैसा होता था? उसने सोचा शाही वेशभूषा मतलब जो है पूरी तरह से सजा हुआ शाही जो कपड़े होते थे, जैसे अकबर वगैरह पहना करते थे, और मूँछों पर ताव देता हुआ, बड़ी बड़ी मूँछें लगाएगा और उस पर ताव देता हुआ रुपहले कागज़ में चमकीले कागज़ की बात करते हैं, जैसे सिल्वर कोटेड वाला जो कागज़ होता है, और लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी मतलब कदमों को बढ़ाता हुआ एंट्री करेगा। ज़रा सोचो, उसे इतनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। तो आइए बात करते हैं, ये किस राजा की कहानी है, किस राजा कौन से राजा संगीतज्ञ होते थे, और डिस्कस करेंगे कि इस गीत भी गाया और गायन किया करते होंगे। क्या बताती हैं प्रतिस्थितियाँ? आइए बात करते हैं प्रतिस्थितियाँ क्या है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त ने के विषय में थोड़ा आपको एनसीईआरटी से हटकर बता दें। समुद्रगुप्त जो थे उन्हें संगीत का प्रेमी इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे? समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलवाए थे, उनके जो सिक्कों के साथ मिले हैं उस पर वीणा बजाती हुई मुद्रा मिली है। कौन सी मुद्रा का अंकित किया गया है? वीणा बजाती हुई मुद्रा अंकित है। इससे यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी रहा होगा। अब एनसीईआरटी की बात करें, क्या बताती है? समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हम एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिला है, उसी से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखा एक कविता है। तो क्वेश्चन मोस्ट पट होता है, समुद्रगुप्त के अभिलेख किसने लिखे थे? हरिसेन ने। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि समुद्रगुप्त के अभिलेख किससे लिखे थे? हरिसेन में। किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कहाँ है? तो इलाहाबाद, जिसे हम कहते हैं प्रयागराज, नया नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। आगे बात करें, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। क्या विशेषता क्या है इसकी? जिसे प्रशस्ति कहते हैं। विशेष किस्म का जो अभिलेख होता है उसे अभिलेख कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रशस्ति का अर्थ समझेंगे, क्यों इसका नाम प्रशस्ति है, इसकी क्या विशेषता है? तो प्रशंसा। तो देखो प्रशस्ति, अगर इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है, प्रशस्ति को, इस प्रशस्ति को अगर हम ऐसे लिख दें
प्रशस्त और लास्ट वाला सागर, इसको आधा इसे कंप्लीट कर दें क्या, और यह बिंदु द्वितीय शब्द बन जाएगा प्रशंसा। कौन सा शब्द बन जाएगा? प्रशंसा बन जाएगा। तो यहाँ लिखा है प्रशंसा होता है। प्रशस्त मतलब क्या अर्थ होता है इसका? प्रशंसा होता है और प्रशंसा होता है, प्रशंसा होता है। और यहाँ प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। गुप्त काल में प्रशस्तियाँ आगे लिखी। तो प्रशस्तियाँ उस अभिलेख को कहा जाता है जिस अभिलेख में किसी की प्रशंसा लिखी हो। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा थी उसको हरिशेन ने लिखी थी। हरिशेन ने लोग राजा को अपने लुभाने के लिए उनकी प्रशंसाएं यानी प्रशस्त लेख लिखवाया करते थे। समुद्रगुप्त के विषय में हरिशेन ने लिखी, जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में इसकी खुदाई की गई थी। आगे बात करें, गुप्त काल में प्रशस्तियों का महत्व बढ़ गया। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो प्रशस्ति शब्द क्लियर हो गया, ठीक है। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा और युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इसमें समुद्रगुप्त को बढ़ा चढ़ाकर खूब प्रशंसा की गई है। यहाँ तक कि इसे ईश्वर के दरबार बताया गया है। इसे ईश्वर का दरबार बहुत ज़्यादा संयुक्त की गई है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आइए उसका कुछ अंश है उसे हम लोग जो स्टडी करते हैं और देखते हैं। लिखा है योद्धा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को योद्धा बताते हैं, उसकी प्रशंसा की जा रही है। ये लिखा है योद्धा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को योद्धा बताते हुए उसकी प्रशंसा की जा रही है। लिखा है जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और वर्छों, तलवारों और लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अतिशयोक्ति उनके शरीर की उपमा दी गई है। आगे यह वर्णन तुम्हें राजा के बारे में क्या बताता है। राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। तो यहाँ राजा के द्वारा युद्ध में लड़े जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले शस्त्र के बारे में बताता है। जैसे कौन? कुठार, कुल्हाड़ी उपयोग करते थे, और कौन से तीरों का उपयोग करते थे, भालाओं का उपयोग करते थे, बर्छों का उपयोग करते थे, तलवारों का उपयोग, इन चीज़ों का युद्ध में कर्णन करते। इन वर्णन में राजा के बारे में और क्या बताया। राजा हमेशा युद्ध आमने सामने की लड़ाई मैदान में हुआ करती थी। लोहे की गदाएं से लड़ी जाती थी, नुकीले तीर होते थे, अन्य सैकड़ों हथियार भी हुआ करते थे। और यहाँ ये भी कि राजा लड़ाई में हमेशा घाव भी लगे करते होंगे, राजा को चोटें भी आया करती होंगी। आगे बात करें मानचित्र 7 और पृष्ठ 113। तो ये पृष्ठ 113 को गौर से देखो और पाओगे तुम एक, अब हम आज मैप भी देखते चलेंगे और देखेंगे पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। इस तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। आगे यह मानचित्र इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनकी प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। आइए देख लें। सबसे पहले मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवृत्त। किसका? हरे रंग का क्षेत्र आर्यवृत्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आइए मैप में देखते हैं हरे रंग का क्षेत्र किसका। मैप में सबसे पहले हरे रंग का क्षेत्र देखते हैं। हरे रंग का क्षेत्र देखते हैं। हरे रंग का क्षेत्र मैप में पेज नंबर बताया गया है, पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 पर हरे रंग का क्षेत्र देखते हैं। तो इस प्रकार ये मैप हमारे सामने आ चुका है कुछ, ठीक है। ये मैप और हरे रंग का राज्य, बाहरी राज्य और आर्यवृत्त। तो आर्यवृत्तों के विषय में जो हरे रंग में वर्णन किया गया है वो कुछ ये वाला क्षेत्र आर्यवृत्त का था। इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। इनको हरा दिया था समुद्रगुप्त ने। और क्या किया था? इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराकर इनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इनमें कौन से क्षेत्र आते हैं? अपना कन्नौज जाता है, प्रयागराज, इलाहाबाद बात करें और जो है ना प्रयागराज और पाटलिपुत्र, नालंदा और मथुरा इस क्षेत्र आते हैं। अब आगे और अगला मैपिंग फिर देखते हैं, फिर चलेंगे आगे बात करें। इसके बाद दक्षिणा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कौन सा? दक्षिण वाले भाग में 12 शासक, उसमें ऊपर 9, इसमें 12 शासक आते हैं।
लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो आइए देखते हैं लाल बिंदु वाले वो मार्क देखिए, लाल बिंदु से ये क्षेत्र जो हम बचा दक्षिण भाग में मैप में ऐसे कुछ है, प्लस है, ये उत्तर है, ये पूरब है, ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, क्या है, पश्चिम है, और ये इधर नीचे वाला दक्षिण है, ये क्या है, दक्षिण भाग है। तो दक्षिण भाग में बताए जा रहे हैं जो ये क्षेत्र होता है दक्षिण का किनारा, इन स्थानों के शासक जो है लड़ा करते थे, 12 शासक कहते हैं इन्हें, ये हार जाया करते थे। और हार जाने के बाद भी ये शासक हार जाया करते थे, ये ब्लैक वाला नहीं रहेगा, रेड वाले हार जाने के बाद भी इनका शासन इनका राज्य इन्हें वापस कर दिया करते थे। क्यों, ये रीज़न आगे पता चलेगा। आगे तीसरा पॉइंट, ये 12 हो गया। अगला तीसरा बात करें, बैंगनी रंग का लगाया गया। कौन सा कलर, तीसरे रंगों को बैंगनी कलर में बताया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ संघ क्या होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका, 6 में पढ़ा था ना। संघ मतलब जो है बौद्ध वाला संघ दूसरा था और ये दूसरे संघ हैं, ठीक है। क्षेत्र आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। किसके, समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का सम्मान किया करते थे, उनके संरक्षण में रहा करते थे, उनसे कभी युद्ध की इच्छा और लालसा नहीं किया करते थे। तो कौन सा, बैंगनी घेरे में, आइए देख लेते हैं, बैंगनी घेरे में देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। बैंगनी घेरे में ये यहाँ पर तीसरा आ गया, बैंगनी घेरा, ठीक है। ये यहाँ पर ये आंतरिक राज्य हैं, देख ले, लिखा है आंतरिक राज्य यहाँ पर दिखाया गया है संकेत में। ये देखिए यहाँ पर आपको मार्क करते, ये आंतरिक राज्य के विषय में बताया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बाहरी राज्य भी हैं, इन सब में देख लेते हैं। जो ये वाले हैं, थानेश्वर हो गया, थानेश्वर का क्षेत्र हो गया, ये पूरा इधर जो है नेपाल साइड वाला, ये अपना आप समय का प्रेजेंट टाइम का नेपाल हो गया। ये सब जो है भूटान वगैरह, इन सब क्षेत्रों के राजा इसे उपहार वगैरह लाते थे। और इधर जो है, इधर वाला भी बात कर लेते हैं इसी वक्त, जो यहाँ ऊपर था, ये जो है बैंगनी साइड वाला जिनकी अभी हम बात किए थे, वो जो है अफ़गानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह इन सब क्षेत्रों के राजा भी उपहार वगैरह लाया करते थे, ठीक है। आगे अब बात करते हैं, देख वल्लभी वगैरह, गुजरात साइड वगैरह, ठीक है। आगे बात करें, बड़े शासक जो नीले रंग में दिखाए गए हैं, नीले रंग में बाह इलाके वाले कौन से, कुषाण थे। कुषाण के विषय में पिछली क्लास में पढ़ा, जिन्होंने सिक्के चलाए थे, उभरे हुए ना, तथा लिखा है शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उसके किया। समुद्रगुप्त से कह सकते हार गए, और हार के बाद जो है कह सकते गिफ्ट रूप में उन्हें जो है सप्रेम भेंट रूप में अपनी पुत्रियों को उन्हें दिया, और जिनके साथ उन्होंने विवाह कर अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। इस प्रकार अब बताइए, यहाँ लिखा गया क्वेश्चन है कुछ, इनको देख लेते हैं। लिखा है मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, मानचित्र में प्रयाग दिखाया गया। ये देखिए मैपिंग के साथ आज पूरा हम पढ़ेंगे, दिख रहा होगा मैपिंग में, ये जहाँ हम हाईलाइट करने वाले हैं मैपिंग में दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर, ये गोला मार देते हैं। ये कौन सा क्षेत्र जहाँ पर हम सर्किल कर रहे हैं, राउंड द सर्किल हो रहा है, इन क्षेत्रों में तुमको दिख रहा होगा, ये क्षेत्र तुमको दिख रहे होंगे। ये प्रयागराज है, कौन सा राज्य है, यहाँ प्रयागराज। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था, जिसे प्रयागराज कहते हैं, फिर से बदल गया है ना। आगे बात करें, लिखा इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन के विषय में बात की गई है, उज्जैन आगे पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र का क्या, पटना कहते हैं। ये गुप्त शासकों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आगे बात करें, आर्यवर्त और दक्षिणापथ के राज्य के साथ समुद्र का व्यवहार में क्या अंतर था। देखिए जो आर्यवर्त थे, यहाँ देखिए ये आर्यवर्त थे, जो सबसे पहले हमने मार्क किया, यहाँ पर आपको सबसे पहले जिन क्षेत्रों को मैंने मार्क किया वो आर्यवर्त थे। जैसे ये वाले क्या थे, ये जो हाँ ये सारे हैं, ये आर्यवर्त हैं, ठीक है, ये आर्यवर्त हैं। ये कन्नौज जैसे आर्यवर्त में हैं, ठीक है, कन्नौज वगैरह ये आर्यवर्त में आते थे। इन राजा जब हार जाते थे, इनको अपने साम्राज्य में समुद्रगुप्त में मिला। दूसरे कौन से, दक्षिणापथ के राजा। कहाँ से, दक्षिणापथ के जो राजा थे, दूसरे जो राजा थे दक्षिणापथ के राजा, ये इनके साथ व्यवहार कैसा था, इनको अपने राज्य में नहीं मिलाया था, इनको फिर से इनका क्षेत्र इन्हें दे दिया था। ऐसा
करता था, तो इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया, इसका शासन वो देख सकते हैं। लेकिन ये क्षेत्र यहाँ से प्रयागराज वगैरह से ये क्षेत्र काफ़ी दूरी में पड़ता है, ये क्षेत्र में काफ़ी डिस्टेंस दूरी होती है, अमरावती वगैरह जहाँ दिखाया जा रहा है ना, तो उनको दाने, क्योंकि पता था उन्हें कि इनका संरक्षण हम कर नहीं पाएंगे, कुछ दिन फिर आक्रमण करेंगे, फिर से युद्ध होगा, इसलिए उनको दान में दे देंगे और वो उन्हें इसके रूप में कुछ कर वगैरह भी दिया करेंगे। इससे जो है जो हमारी बात भी बनी रहेगी और तो इसलिए इनका व्यवहार दोनों के लिए अलग अलग था। हारे दोनों थे, लेकिन एक को उन्होंने मिला लिया अपने राज्य में, दूसरे को उन्हें फिर से वापस कर दिया, कहा जाओ राज करो और तुमसे हम कर वगैरह टैक्स वगैरह लेंगे। क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? यही कारण रहा होगा इस अंतर का ना। आगे बात करते हैं वंशावलियाँ, बात करते हैं वंशावलियाँ क्या हैं, ये बात करते हैं वंशावलियाँ के विषय में क्या डिस्कस किया गया है। वंशावलियाँ के विषय में देखते हैं, लिखा है वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ मतलब पता है जो राजा के प्रशंसा के बारे में लिखी गए अभिलेखों को हम प्रशस्तियाँ कहते हैं। प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्तियाँ में समुद्रगुप्त प्रतिमाह, समुद्रगुप्त प्रतिमाह, समुद्रगुप्त प्रतिमाह, पितामह यानी कि परदादा या दादा पिता और माता के बारे में बताती हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है। उनकी माँ कुमार देवी, तो इसको हम एनसीईआरटी सीरीज़ में देख रहे हैं। इनका क्या नाम तो नहीं याद है, माँ कुमार देवी। इसका डिस्कस हम पहले भी अपनी जो है पूरी हिस्ट्री में कर चुके हैं। लिच्छवी राज्य की थी गण की, और इनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। किसके बात कर रहे हैं, किसके विषय में बात कर रहे हैं? तो समुद्रगुप्त के विषय में बात कर रहे हैं, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। बात करें महाराजाधिराज क्या है, तो जो है महाराजाधिराज एक प्रकार की उपाधि होती थी। जो छोटे लोग होते हैं उन्हें राजा, फर्स्ट नंबर जिनका थोड़ा बहुत राज्य है उन्हें राजा, जिनका थोड़ा ज़्यादा बड़ा राज्य उन्हें महाराजा। लेकिन महाराजाधिराज उन्हें कहा जिनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता था राज्य करने के लिए, उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती होगी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त पहले जिन्होंने तो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त दूसरे थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश वाले दूसरे थे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो गएगा। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक, ये दूसरे चंद्रगुप्त हैं। वो मौर्य काल वाले जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी वो दूसरे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। आगे बढ़कर दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इसमें यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आगे इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा सबसे छोटा, फिर महाराजा दूसरे नंबर पे आएगा महाराजा, और ये आएगा राजा पहले नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आएगा महाराज धीराज आएगा। महाराज धीराज यह सबसे बड़ा राजा होता है जिसका बहुत अधिक क्षेत्र होता होगा। आगे बात करें समुद्रगुप्त के बारे में है, उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये भी वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है जो मौर्य वंश वाले, अलग हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चे, यहीं पर धड़ाम होते हैं, यहीं पर फंसते हैं। इसलिए इन बातों को माइंड को कंसंट्रेट करते हुए एकदम स्लोली माइंड को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे बातों को समझेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आती वीडियो को रिवाइज करके 2 से 3 बार देखेंगे, ज़रूर समझ में आएंगी। आपको एनसीईआरटी की बुक ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरी की पूरी बुक पढ़ा दी। अगर आप अब बुक लेंगे और उससे पढ़ेंगे तो आपको काम का कुछ भी नहीं मिलने वाला है वहाँ पर। इसलिए परेशान होना और दूसरे यूट्यूबर को सर्च करना फर्जी, परेशान होने की कोई बात नहीं, इससे बेटर आपको कोई नहीं दे सकता। वंशावली पूर्वजों के सूची के जानकारी मिलती है। इसके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है जिन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शक शासकों को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि इनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि, अब देखिए इनके समुद्रगुप्त के बाद के इनके दरबार में देखिए विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इनके दरबार में रहते थे। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ट्रिपल स्टार करिए और इसे आप जो है नोट डाउन भी करिएगा। ट्रिपल स्टार नोट डाउन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में और जानकारी अध्याय 12 लास्ट चैप्टर में मिलेगी। आगे बात करें हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, आइए इनके विषय में भी पढ़ते हैं। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र, जिस तरह
जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। आगे बात करें, पता चलता है ऐसे ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे। क्या थे? ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। इनके दरबारी कवि बाल भट्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर से हाईलाइट करिए, स्टार मार्क कीजिए, कौन सा इनकारक? बाल भट्ट। बाल भट्ट संस्कृत में जिनकी जीवनी, बाल भट्ट संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। बाल भट्ट की जीवनी पूछा जा सकता है। बाल भट्ट, फिर से इस बात को ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं एक बार फिर से। इंपॉर्टेंट, हर्षचरित लिखी है, हर्षचरित लिखी है। बात करते हैं फिर से इस बात को एक बार ध्यान से देते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कुछ ऐसे शासक के बारे में जानकारी जिनका वर्णन जो है अभिलेखों और सिक्कों पे था। उसी तरह एक और शासन जिसका भी वर्णन अभिलेखों और सिक्कों, जिसका नाम था राजा हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन था, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि, इनका एक कवि था जिसका नाम था बाल भट्ट। बाल भट्ट जिसने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। संस्कृत में क्या लिखी है? हर्षचरित। हर्ष जी की, हर्षवर्धन जी की जीवनी संस्कृत में लिखी है बाल भट्ट ने, उनकी कवि ने। जैसे अभी समुद्रगुप्त की कवि लिखी गई थी जीवनी, उसी प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं प्रशस्ति। आगे बात करें, इसने हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयं सांग, कल इसके विषय में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है। चीनी यात्री स्वयं सांग, चीनी यात्री स्वयं सांग, चीनी यात्री स्वयं सांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में, यानी कल जिसके बारे में अध्याय 10 में हमने पढ़ा है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे और उन्होंने वहाँ से कुछ देखा और इसका विस्तृत विवरण दिया। हमने कल पढ़ा कि जब ये चीन जा रहे थे तो इनके जो है अभिलेख और इनसे जो ले जा रहे थे कुछ सामान रास्ते में नष्ट हो गया ना, यहाँ से गए नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में, सब कल हमने डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। हर्ष अपने पिता हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी एक प्रश्न, इनके विषय में अभिलेखों और सिक्कों से जानकारी मिलती है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाइयों की मृत्यु हो जाने पर थानेसर, कहाँ? थानेसर के राजा बने। पूछा जा सकता है हर्षवर्धन पहले कहाँ के राजा बने? तो थानेसर के। आगे बात के, उनके बहनोई कन्नौज, उनके बहनोई यानी बहन के पति, बहनोई कन्नौज के शासक थे। मानचित्र इतना का कन्नौज दिखाया गया। आइए सबसे पहले मानचित्र भी आज डिस्कस कर रहे हैं, तो 113 पर कन्नौज देख ही लेते हैं। 113 पर कन्नौज देखिए, कौन सा? 115 है, ऊपर कन्नौज दिखाया गया है ये मैप में। कन्नौज यहाँ पर देख लेते हैं। 113 पर कन्नौज क्या लिखा है? कन्नौज को भी हम देख लेते हैं। 113 पर कन्नौज कहाँ? ये कन्नौज ऊपर दिख रहा है, आपको दिखा रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। ये कन्नौज के राजा थे कौन? हर्षवर्धन के जो है जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था। जी हाँ, जिसके विषय में अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसके विषय में डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, तो उसी कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के किसके बहनोई? हर्षवर्धन के, हर्ष जिन्हें कहा गया हर्षवर्धन के कन्नौज बहनोई थे। आगे बात करें, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आगे मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार, किसने? हर्ष की विषय में बात करें, जब उनके जीजा को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। हर्ष ने कन्नौज पे जब शासक ने उन्हें मार डाला, उनके जो बहनोई को मार डाला, तो उन्होंने क्या किया? कन्नौज पर फिर आक्रमण कर दिया। क्या कहा? और कन्नौज को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। किसने? हर्ष ने। और फिर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। फिर कन्नौज के बाद जीतने के बाद बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली, पूर्व के सारे क्षेत्र को जीत लिए, अन्य जगहों पर नहीं मिली। तब उन्होंने क्या किया? जब सफलता मिल गई तब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका, यानी पुलकेशिन द्वितीय के साथ उनका फिर युद्ध हुआ। चालुक्य वंश, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। पुलकेशिन द्वितीय वगैरह के विषय में भी हम जब प्राचीन भारत के लास्ट सेशन तक में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करें, लिखा है पृष्ठ 136 पर देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन राज्यों से गुजरे होंगे। हर्षवर्धन कहाँ? बंगाल
हर्षवर्धन लिखा है, देखो कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो किन राज्यों से गुजरे होंगे। आइए बात करते हैं। बंगाल और नर्मदा तक 115 पेज नंबर पर दिखाया गया है। कितने पर पेज नंबर कितने पर लिखा गया है? 136 पेज नंबर पर दिखाया गया है। आइए मैपिंग भी आज साथ करते रहेंगे, ठीक है, आज मैपिंग भी साथ करते रहेंगे। तो 136 पेज नंबर सबसे लास्ट में होगा मैप के, ठीक है, 136 पेज नंबर पे सबसे लास्टिंग मैप में होगा ये सेशन। 136 देखिए, ये यहाँ बंगाल कहाँ पहुँचे होंगे जब ये बंगाल नर्मदा नदी पर, यहाँ नर्मदा वगैरह है, बंगाल वगैरह तो उत्तर प्रदेश वगैरह से होते हुए ये पश्चिम बंगाल साइड में यहाँ कुछ पहुँचे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर उनका वो था जो है ना, उत्तर प्रदेश में यहाँ है प्रयागराज वगैरह, इधर यहीं उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रयागराज वगैरह होगा, ठीक है, जहाँ जो है वो प्रकार यहाँ कन्नौज वगैरह, जहाँ कन्नौज के क्षेत्र में गए थे, जिसको कन्नौज पे जो है इनके जो बहनोई जी थे, जहाँ पर वो गए थे कन्नौज में, और इसी कन्नौज को उन्होंने जीता था और बंगाल पे फिर आक्रमण वगैरह किया था। आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। आज मैपिंग भी साथ में करते चल रहे हैं, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हुए चल रहे। आगे बात करें अब इन कुछ और शासकों के विषय में देखेंगे जो लास्ट के शासक होते हैं प्राचीन भारत के, प्राचीन काल के बारे में आगे बात करते हैं। पल्लव, कौन कौन सा शासक? पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इनको भी जो इनके विषय में जो वर्णन किया गया, प्रशस्तियाँ मतलब बड़ाई की गई है, जीवनी लिखी गई, उनके विषय में पढ़ते हैं इनकी प्रशस्तियाँ, मतलब वही चीज़। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव की राजधानी कहाँ थे? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य तथा राज्य कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। बात करें चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट समझते हुए चलेंगे कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल क्या थी? ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। और पल्लवों की राजधानी भी डिस्कस करते हैं। पल्लवों की राजधानी, तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। और पुलकेशिन द्वितीय के विषय में भी पढ़ते हैं। आगे बात करें प्रमुख, यहाँ क्या था? प्रमुख व्यापारिक ऐहोल वगैरह और जो है ये सब व्यापारिक केंद्र थे। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहाँ कई मंदिर थे। आगे पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यानी एक दूसरे से सीमाओं को कब्जा करते थे और युद्ध भी हुआ करते होंगे। लिखा है मुख्य रूप से राजधानियों को निशान बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, यानी मार्क का कितनी आपके क्षेत्र का इतना मेरे क्षेत्र का, इस तरह सीमाएं बना दी जाती होंगी। बात करें अगला टॉपिक पुलकेशिन द्वितीय में, इसी में पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें इनके दरबारी कवि रविकीर्त, क्या नाम था? रविकीर्त ने इनका जो वर्णन किया, इसलिए तो इनकी प्रशस्ति आई है, तो द्वारा प्रशस्ति से पता चलता है इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, ये भी उनकी प्रशस्ति से पता लगा है। किसने लिखी थी? रविकीर्त ने लिखी थी। आगे डिस्कस करते हैं रविकीर्त के विषय में, जिन्होंने उनका वर्णन किया था। रविकीर्त, तो बात करें रविकीर्त के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों से अपने अभियान चलाए। क्या किया? शुरू किया अपना विजय अभियान। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। तो ये जो चालुक्य वंश के थे। रविकीर्त बता चाह रहा है कि जो है ये जो हर्ष थे इनको भी आगे चलने से रोका, यानी हर्ष के शासन को भी रोका। और हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। कवि कहता है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय बताता है उनका जो है, जब कवि था जो उनके विषय में वर्णन करता है पुलकेशिन के विषय में, तो कहता है, लिखता है प्रशस्ति और लेखों में कि उन्होंने हर्ष को रोका और हर्ष को हरा दिया। ये भी कहना चाहता कि हर्ष जो दुखी था उसका हर्ष का अर्थ आनंद होता है, लेकिन यह कहता है कवि की पराजय हो गई उससे, जो है पुलकेशिन से, तो हर्ष का अर्थ आनंद नहीं रहा। ये पुलकेशिन के विषय में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है। इसीलिए रविकीर्त का कवि था, तो अपने जो है राजा पुलकेशिन के विषय में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें अर्थ संयुक्त भी हो सकती हैं, सही ना हो ये भी हो सकता है। जिसे
कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, यानी छुपना पड़ा। किसे बता? हर्ष के समय, जबकि हर्ष वह राजा था, हमने पीछे पढ़ा, हर्ष भी कोई हल्का फुल्का राजा नहीं था। हर्ष वह राजा था जिसने अपने बहनोई के मारे जाने पर बदला लिया था और कन्नौज को, बंगाल को, इन सब क्षेत्रों को भी जीत लिया था, जिसे अभी मैंने मैपिंग में वर्णन कर दिया है। आगे बात करें, पर बहुत ही अच्छी कहानी है। इससे आप थोड़ा सा, अगर आप डिस्टर्ब होने समझ नहीं आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, 2 बार ये देखिए, कम से कम डाउनलोड कर लीजिए, 1-2 बार देखिए। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्यों की विजय क्या थी? अल्पकालीन थी, यानी बहुत थोड़े समय के लिए थी चालुक्यों की विजय। आगे लड़ाई के दोनों वंश दुर्लभ हो गए और पल्लवों और चालुक्यों में अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार जब दोनों लड़ते लड़ते कमज़ोर हो गए, सबकी सेनाएं मारी गई, जन धन इन सब की हानियाँ हुई, तो ये दोनों वंश कमज़ोर हो गए और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। तो चालुक्य वंश को, फिर चालुक्य और पल्लव, इन दोनों वंशों को 2 दूसरे वंश आ गए, जिसका एक का नाम था राष्ट्रकूट। क्या नाम था? 2 दूसरे वंश, यही दूसरे की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा कह देते हैं। तो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इन दोनों वंशों को पल्लवों को और चालुक्यों को समाप्त कर दिया। पल्लवों और चालुक्यों को समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। कक्षा 7 की बुक में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। लास्ट, कौन कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे? अध्याय 10 में देखो, मैंने देखा कि अध्याय 10 में बहुत सारे ऐसे राजा थे जो कर लेते थे, है ना, इसलिए जो है अपनी जो है सीमा, जो बंदरगाह होते थे, पत्तन होते थे, उस वीडियो में सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो आने जाने वाले लोगों से कर लिया करते थे, इसलिए उन क्षेत्र पर उनकी सेनाओं से सुरक्षा करते थे और उन लोगों को सुरक्षा दिया करते थे जो है लुटेरों से, और इसलिए उनके कर लेते थे और जो है इस प्रकार उनकी सुरक्षा भी किया करते थे। इन राज्यों को प्रशासन कैसे चलाता था? राज्यों का प्रशासन कैसे व्यवस्था थी? ये चालुक्य के, वापती के, इन वंशों के विषय में पढ़ते हैं। पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। क्या बना रहा? भूमि कर सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहले पिछले क्लास में पढ़ा, भूमि कर लेते थे, किसानों से कर, यही कर ही इनकी आय का मौलिक स्रोत होता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई, सबसे छोटी इकाई लेवल गांव होती थी प्रशासन की। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति, पहले पिछली क्लास में हमने क्लास में डिस्कस किया था कि राजा जो बड़ा भूस्वामी होता था, उसे कर वसूलने का काम, उसे न्याय करने का काम, उसे पुलिस का काम सारे गांव एक ही को दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे राजाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसा कि कवि हरिसेन, क्या लिखा है? कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि महादंडनायक मतलब क्या होता है, ये कौन सा अधिकारी होता है? तो इसे कहते हैं न्याय अधिकारी, जिसे हम लोग न्यायाधीश कह सकते हैं, ठीक, जिसे हम लोग अब की भाषा में जज भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात, तो इसे क्या कहा जाता था उस समय? महादंडनायक। अब इनके समय संपूर्ण सेना होने लगी, इनके पास सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्तियाँ होने लगी। बात करें तो इनका पद क्या था? तो वंशानुगत था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होती हैं, है ना, जो है पेपर वगैरह कराए जाते हैं। लेकिन अब क्या था? पहले क्या था? पहले था ये पद जो होते थे वो अनुवांशिक होते थे, बेटे के बाप बेटे के बाद पुत्र को, फिर उसके बाद उसके पुत्र को, इसी तरह पद अनुवांशिक होता था। आगे बात करें, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसा कि पिछली क्लास में हमने एक ही व्यक्ति को विधा वो कर भी लगाता था, पुलिस और न्याय तीनों का कार्य करता था, जैसा कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्म भी एक पद है, ठीक है। कुमारात्म जिसका अर्थ होता है मंत्री था। क्या था? एक महत्वपूर्ण मंत्री था और संधि विग्रहिक एक तीसरा पद भी इसके तहत था। संधि विग्रहिक इसका अर्थ होता है युद्ध और शांति के विषयों में का भी मंत्री होता है। जैसे एक अपने यहाँ रियल टाइम में भी ऐसा चलता है कि एक मंत्री के पास कई पदभार होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने अपने पास कई मंत्री पद रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ पद लोगों, किसी को वित्त मंत्री, किसी को जो है
बिजली मंत्री, परिवहन मंत्री। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री पद होते जो प्रधानमंत्री अपने पास भी रखता, उसी प्रकार ऐसे होते एक व्यक्ति के पास कई मंत्री पद, जैसे एक इनके पास था एक पद, इनके पास कई पद थे। जैसे पहला बात करें, इनके पास कई पद थे, तो इनके कुछ पदों का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके पास जो कई पद थे, पहला था कुमारात्मक, अर्थात एक मंत्री का पद था। हरिसेन के पास क्या होता है, जैसा कि लिखा एक व्यक्ति में कई पद रखता था, जैसा कि हरिसेन। और महादंडनायक, क्या नाम था, महादंडनायक, ठीक, ये होता था। और संधि विग्राहक, ये भी एक पद होता था। और संधि मतलब युद्ध और शांति के विषय का पद। ये देखिए एक एक व्यक्ति तीन चार पद अपने पास रखता था। संभवतः बात करें, संभवतः हम बता वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। और इसमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, अगर सार्थवाह यानी कि व्यापारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ थोड़ा सा और समझते हुए चलेंगे, कुछ इनके नाम भी हाईलाइट करते हुए चलेंगे। संभवतः यहाँ स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी। तो बात करें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, जो बैंक का अधिकारी कह सकते, बैंक कर्मचारी कह सकते, धन वाले संबंधित होता था, उसे नगर श्रेष्ठी कहते थे। फिर अगला आता यह शहर का व्यापारी कहा जाता था। आगे एक होता था शब्द सार्थवाह, क्या शब्द था, सार्थवाह एक शब्द होता था। सार्थवाह, इसका अर्थ क्या होता था, सार्थवाह मतलब होता है व्यापारी कबीले का नेता। क्या होता था, व्यापारी के, सार्थवाह मतलब होता है व्यापारी के काफिले का नेता, व्यापारी के काफिले का नेता होता था। एक और होता था नाम, जैसे प्रथम कुलत। इन नामों की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। और किसे क्या कहा जाता था, अर्थात मुख्य शिल्पकारी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम कुलपी। और एक था प्रथम मुख्य, क्या था, मुख्य शिल्पकारी तथा कास्यस्थो यानी लिपिक होते थे। और लिपिक के प्रधान लोग होते थे। इस प्रकार के कुछ पद भी हुआ करते थे जिनको हमको इम्पॉर्टेंट है, इन्हें स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ और इस तरह के आगे बात करी जाए। इस तरह नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में जो है कह सकते हैं नुकसान ये है कि यह पद जो है एक निरंकुश पद हो जाता था, यानी कि वो मनमानी करने लगते थे, है ना। और बात करें इसका फ़ायदा क्या है, इसके जो है चुनाव वगैरह प्रोसेस में जो पैसा खर्च होता है उसकी धन की बचत हो सकती है। या फ़ायदा और नुकसान हम दोनों बता सकते हैं। आइए, एक नए प्रकार की सेना, इन सब लोगों के पास एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठित का अर्थ है कि जो है मतलब जो है कह सकते हैं सुसंगठित मतलब जो है इकट्ठा करके, सुसंगठित सेना मतलब जो है एक संगठन बनाकर ग्रुप वाइज सेना रखते थे, जिसमें हाथी होते थे, रथ होते थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। आगे बात करें, इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेना को इन लोगों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें कुछ भूमि दान में दिया जाता था। वेतन नहीं क्या दिया जाता, भूमि दान में दिया जाता। उसी भूमि में खेती के कर अपना जीवन चलाइए। और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। ये भी एक अगर भूमि दान में तो दी जाए, लेकिन इस भूमि से लिया भी क्या जाएगा, कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे दान में दी गई भूमि का कुछ नाम भी रखा गया होगा, भूमि दान में दी जाती थी। और दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिसमें से सेना तथा घोड़ों की देखरेख करते थे। जिसमें अच्छा भूमि में क्या करना होता है, घोड़ों की और सेना की देखरेख भी करते होंगे। आगे बात करें, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। क्या करते थे, साथ ही इससे वो युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। मोस्ट इन प्रकार के व्यक्तियों को क्या कहता, सामंत कहा जाता था। वो व्यक्ति जिनको भूमि दान में दी जाती थी और उसमें घोड़ों की देखरेख और कर भी देना पड़ता था। जो राजा के सेना नायक होते थे उन्हें सामंत कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कहता, सामंत कहा जाता था। आगे बात करें, पूछा था सामंत किसे कहते थे, जिन्हें भूमि दान में दी जाती थी और कर भी लिया जाता था। राजा के सेना नायक होते थे, उन्हें सामंत कहते थे। यहाँ जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, क्या जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, यानी कि राजा हारने लगता था। क्या करता था, राजा जहाँ
कमज़ोर होता था, दुर्लभ होता था, कमज़ोर होते थे, वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते। तो वो सामंत क्या करते थे, सोचते मैं ही सर्वोच्च हो जाऊँ, मैं ही राजा का पद ग्रहण कर लूँ, और राजा की पद और प्रतिष्ठा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। आगे बात करें दक्षिण के राज्यों में सभाएँ, दक्षिण के राज्यों में सभाएँ, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। पल्लवों के विषय में भी हमने पढ़ा। चालुक्य पल्लवों के अभिलेख क्या मिले, अभिलेख मिले, उनमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था, जिसे सभा कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ब्राह्मण भूस्वामी यानी वो ब्राह्मण जिनके पास जमीन होती तो भूस्वामी होते थे, उनका एक जो ग्रुप होता तो उसे क्या कहते हैं, सभा कहते थे, सभा कहा जाता था। आगे बात करें, ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। इनका क्या काम था कि जो है समितियाँ, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करना, खेती बाड़ी से जुड़े काम, सड़क का निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, ये राजा इन्हें नियुक्त कर देता था और इनका एक काम सौंप देता था, करती थी। लेकिन ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, जिनके पास भूस्वामी वह होता है जिनके पास बड़ी मात्रा में जो है खेती करने योग्य भूमि हो। क्या हो, बड़ी मात्रा में खेती करने वो भूमि, उन्हें भूस्वामी कहा जाता था। इनका जो ग्रुप होता था क्या होता था, यानी वैसे प्रकार के सभी लोग, इनका जो ग्रुप होता था उसे संगठन कहते थे। क्या कहते थे, ग्रुप संगठन कहते थे। बात करें जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे भाई, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते जहाँ ब्राह्मण नहीं रहा करते थे, भूस्वामी नहीं हुआ करते थे, वहाँ उर नामक ग्राम, क्या नाम है, मोस्ट वहाँ पर उर, क्या बताएंगे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। वहाँ एक उर नामक ग्राम सभा होती थी। क्या होती थी, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा होती थी। उर नामक ग्राम सभा होती थी। उसका क्या कहता है, उर, तो पूछा जा सकता है उर किस ग्राम सभा को कहा जाता है, उस स्थान पर जहाँ की ब्राह्मण भूस्वामी ना हो, जिस क्षेत्र में ब्राह्मण भूस्वामी ना हो, उसे उर नाम की ग्राम सभा होती थी। आगे नेक्स्ट बात की गई, नया शब्द है नगरम। बात की जाए नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। फिर पूछा जाता नगरम किसे कहते हैं, तो व्यापारियों का एक प्रकार का संगठन था, संगठन नगरम कहते हैं। जैसे ब्राह्मणों का भूस्वामी का संगठन सभा कहलाता, ब्राह्मणों वाला क्या कहलाता था, सभा कहलाता था। ब्राह्मणों का जो एक प्रकार का संगठन था उसे सभा कहते। ब्राह्मण वाले संगठन को क्या कहते थे, सभा कही जाती थी। ब्राह्मणों के संगठन को 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 सभा कहते थे, लेकिन जो व्यापारियों का संगठन था उसे क्या कहते थे, नगरम। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहते थे और ब्राह्मणों के संगठन को सभा कहते थे। क्या कहते थे, सभा कही जाती थी। आगे बात करें आगे संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थायी सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी, यानी कि शताब्दियों तक काम करती थी। शताब्दियों मतलब जो है 100 साल, यानी कई 100 साल तक काम करती थी, शताब्दियों तक काम करती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्कस। तो इस प्रकार एक बात यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहला, जिसके पास ब्राह्मण भूस्वामी, कौन होता था, ब्राह्मण भूस्वामी होता था भूस्वामी। इसको क्या कहा जाता था, ब्राह्मण जो भूस्वामी होता था इनको कहा जाता सभा। क्या कहते थे, सभा कही जाती थी। लेकिन जिसमें व्यापारी कह सकते हैं, व्यापारी या फिर कह सकते हैं क्षत्रिय और वैश्य वगैरह रहते होंगे इन स्थानों, इनमें क्या कहता नगरम। इनकी सभा को नगरम कहा जाता था, नगरम कहलाते थे। आगे बात करें, उस ज़माने में आम लोग साधारण लोग कैसे रहते थे। उस ज़माने में आम लोग यानी कि नॉर्मली लोग जो बीच तबके के होते थे, जिनके पास अधिक भूमि नहीं होती थी, मीडियम कैटेगरी के होते थे, वो लोग कैसे रहा करते थे, उनका रहन सहन, खान पीन और उनके रहने का जो पैटर्न क्या रहा होगा। जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती, क्योंकि जनसाधारण लोगों के विषय में कोई जो है अभिलेख
वगैरह तो लिखे जाते नहीं रहेंगे, इसलिए उनके विषय में थोड़ा जानकारी हम कह सकते हैं हमें कम मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए बात करते। लिखा कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास जी ने अपने नाटकों में बहुत सारे राज दरबारों के जीवन का चित्रण है, वर्णन किया है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो कह सकते थे जो आम नागरिक होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो संस्कृत बोला करते रहे होंगे, बोला करते थे। ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं को प्रकृत बोलते यानी साधारण भाषा प्रकृत बोलते हुए दिखाया गया है। प्रकृत भाषा क्या है, ये पिछले हमने तीसरी और चौथी क्लास में शायद डिस्कस किया है। अगर लिखा उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। पूछा जा सकता है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है। शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती के प्रेम की कहानी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा। तो पहली बात किसका है ये नाटक, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम किसका है, कालिदास का है। दूसरी बात पूछी जा सकती है अभिज्ञान शकुंतलम के किसके विषय में वर्णन किया गया। ये एक संस्कृत का जो है ना था प्रसिद्ध नाटक था दुष्यंत नामक राजा। इसमें किसके विषय में वर्णन किया गया, अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक राजा और एक शकुंतला नाम की एक महिला युवती के प्रेम की कहानी है। आगे इन नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। आइए इस नाटक को देखते हैं। लिखा है एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। कहानी पढ़ते हैं, है ना। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। आइए इस कहानी को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम की कहानी में क्या लिखा है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। क्या की थी, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरे को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और पुलिस अधिकारी इनके पास बताया कि सेना निश्चित होती थी। पुलिस अधिकारी ने बुरी तरह से पेश आया और राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। मछुआरे को क्या दिया, इनाम दिया राजा ने। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आगे बात करें, अगर आज किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ ही इस तरह का बर्ताव किया जाएगा। नहीं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्रकृत में उपदेश दिए हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है बौद्ध धर्म में। जी हाँ, जिन बच्चों ने हमारी क्लास रेगुलर में जो हमारे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि बौद्ध धर्म में बुद्ध जी ने प्रकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। जो नोट्स बना रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को इनके आंसर जरूर पता होंगे, वरना फिर कुछ बच्चे अभी भी फंस रहे होंगे और इतना पढ़ने के बाद भी धड़ाम हो रहे होंगे। इसके अलावा आप नोट्स नहीं बनाइए, फिर से पढ़िए, सही चैप्टर को नोट्स जरूर बनाइए। प्रकृत में उपदेश बुद्ध जी ने दिया था। बुद्ध जी ने दिया था। आगे बात के दिए गए और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्रकृत में अपने अभिलेख लिखवाए थे। जी हाँ, हम बता रहे हैं अशोक जी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख अशोक जी के विषय में पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। अशोक ने प्रकृत में अभिलेख लिखवाए थे। इस प्रकार जो बच्चे रेगुलरिटी हैं उनको अब इन तक अध्याय 7 और देखो लिखा है। अगर आपको भी आंसर नहीं मालूम चैप्टर 7 और 8 आप देखिए, इनके आंसर आपको वहाँ फिर से मिलेंगे, देख लीजिए, फिर से मिल जाएंगे। आगे बात करें चीनी यात्री फासियन, इसके विषय में पिछली क्लास में हमने पढ़ा। चलिए क्या लिखा चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों से बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं वो आए जहाँ पर स्टडी किया और अपनी जो है एक किताब लिखी, अपने बारे में लिखा। आपने जो है यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत वो होता है जिसमें जो है जाकर और यात्रा के बारे में उसकी यात्रा विषम, तो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के विषम अध्ययन किया, तो वो क्या लिखते हैं, चीनी यात्री फाहियान यहाँ से आए थे, यहाँ से कुछ अभिलेख ले गए, है ना, और कुछ प्रशस्तियाँ वगैरह भी यहाँ से ले गए थे, चीन ले गए थे। अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता तो सभी को
आगाह करने के लिए ये लकड़ी से एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, यानी कि कह सकते हैं ढोल टाइप बजाते रहे होंगे। ढोल टाइप बजा कर ये नगर में प्रवेश करते रहे होंगे, जिन्हें अछूत कहा जाता था। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या फिर किसी भी प्रकार से संपर्क से बचते थे। यह उस समय की बहुत बड़ी विडंबना है, कह सकते इसका मेन कारण क्या था? अशिक्षा, अशिक्षा, अशिक्षा हम शायद कह सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी ऐसा निकली। राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्रण किया गया है। बाल भट्ट जो है ना द्वारा अभियान पर निकली। राजा की बाल भट्ट कौन थे? अभी हमने पढ़ा बाल भट्ट जी, जिन्होंने जो है किताब में प्रशस्तियों में अभिलेख किया है और अपने राजा के विषय में बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। आइए देखते हैं फिर इसके बारे में। राजा की सेना, राजा बड़ी यात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा बता चुके, रोज़मर्रा शब्द क्या उपयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसे सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों तथा ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद के ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार तुरही, जैसे तूतरी कहते, तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को इनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें। आगे बात के पर ये सेनाएं उनके पीछे विनाश और विध्वंस की निशानियां छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों से में जूते बैलों या हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। जो बैल होते थे वो भाग जाते थे। हाथियों और बड़े जानवरों को देखकर भाग खड़े। बाल भट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जिनके जाने के बाद इतनी बड़ी जब सेना निकलती थी तो चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती थी। कुछ झोपड़ियाँ उखड़ जाती थी, अगर फसलें होती थी, अगर उधर से गुजर जाते फसलें वगैरह भी उनकी कुछ नष्ट हो जाती रही होंगी। आगे बात करें सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। सेना के साथ क्या क्या पानी वगैरह वो ले जाते रहेंगे, खाने पीने की वस्तुएं ले जाते रहेंगे। आगे बताया गया है मखाने जो सेना के साथ ले जाते हैं उन चीज़ों के नाम मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है। लिखा है सेना के साथ ही देखिए क्या क्या ले जाते थे। हिरण ले जाते थे, खरगोश ले जाते थे, सब्जियां ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, बकरी ले जाते थे, खाने पीने का सामान लेते थे, बर्तन ले जाते थे, असबाब और जिसे सोने के पायदान शामिल थे। असबाब मतलब क्या? सोने के पायदान वगैरह ले जाते थे। आगे बात करें अगला क्या बताए, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। इन चीज़ों के विषय में भी हमने पढ़ा। दही वगैरह, ठीक है, दही वगैरह, गुड़ वगैरह, ये सब चीज़ें जो गांव के लोगों के पास हुआ करती तो वो उसे दान और सब प्रेम भेंट रूप राजा को दिया करते थे। आगे अन्यत्र इस प्रकार चैप्टर 11 भी फिनिश हो रहा है। अन्यत्र में कुछ बातें लिखी होती हैं, ठीक है। अगर लिखा है फर्स्ट 60 अरब में ढूंढो मरुभूमि। क्या लिखा? मरुभूमि मतलब मरुस्थल। मरुभूमि मतलब मरुस्थल होते हुए भी, मरुभूमि होते हुए भी दसदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। क्या? मरुभूमि होते हुए भी सदियों अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब से रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। वे उनके मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह काम ऐसा मजबूत जानवर जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। ये बात हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ईसाई धर्म में। आगे इसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ ईसाई धर्म
में पवित्र ग्रंथ कुरान, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। कुरान का एक अंश दिया गया। आइए देखते हैं कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा क्या हुआ है? मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए। देखो क्या लिखा है, मुसलमान स्त्रियों, और फिर से पढ़ते हैं, मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्री और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्त्री, स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार कहा है। इसमें जितने प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है, इन सब पर अल्लाह जो अपनी नज़र रखता है, सबको पुरस्कार यानी सबके काम पूरे करता है, सबके जो है दंडों को क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, इस्लाम कहाँ कहाँ फैला? उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब के नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों में से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंधु यानी आज के पाकिस्तान में 1300 साल पहले सिंधु यानी आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। तो पूछा जाता था किसने जीता था? अरब के सिपाहियों ने। अरब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर स्टार्ट कीजिए। आज के पाकिस्तान को किसने जीता था? तो अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले। और कहाँ कहाँ प्रचार हुआ था इस धर्म का? तो उत्तरी अमेरिका, स्पेन, ईरान में फैल गया था। ठीक है, आगे बात करें। अब कल्पना करो, और कुछ शब्द दिए गए, आइए बात करते हैं इन शब्द की। पहले लिखा हर्षवर्धन। कल्पना कर लेते हैं थोड़ा सा। कल्पना करो, पूछता है हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि क्या क्या बोल रहे हैं और पर क्या क्या कर रहे हैं। वो कह रहे होंगे जल्दी से दही जमा लीजिए, उनको दिया जाएगा। गुड़ की भेलियाँ तैयार कर लिख लिए, राजा की सेना को दिया जाएगा। बहुत सारी चारा और घास इकट्ठा कर लेते थे राजा के जानवरों को दिया करने के लिए। और जो है इसी प्रकार खाने पीने की जो उच्च कोटि की वस्तुएं, जो अच्छी क्वालिटी की वस्तु, अच्छी चीज़ें होती थी, जिनको उन लोगों के लिए बहुत बड़ी श्रेणी में, उत्तम श्रेणी में रखा था, उन वस्तुओं को राजा के खाने के लिए इकट्ठा कर रहे होंगे। ठीक है, और घास की व्यवस्था कर रहे होंगे राजा के जानवरों के लिए। बहुत बड़ी मात्रा में सभी लोग अपने अपने घरों में घास वगैरह की व्यवस्था कर रहे होंगे कि राजा आएंगे, उनके जानवरों को दिया जाएगा। इस प्रकार आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करें। प्रशस्ति मतलब राजा के विषय में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, उसके जो है सेवक द्वारा प्रशस्ति कहलाता है। लिखा गया लेख जो मिला है, जिनको हमको साक्ष्य मिले हैं, वह लेख जिसमें राजा के विषय में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है ना। उसकी जो है पूरे जीवनी के विषय में वर्णन किया जाता है, उसके युद्ध के विषय में, उसके कार्यकाल के विषय में वर्णन किया जाता है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। आर्यव्रत, क्या लिखा है? आर्यव्रत एक प्रकार के राजा थे जो मथुरा वगैरह के क्षेत्र में पाते थे, जिन्हों जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था, है ना। आगे दक्षिणावर्त भी एक प्रकार का राजा को, जो दक्षिणी क्षेत्र के राजा थे, तो उन्हें दक्षिणावर्त कहा जाता था। और जो कन्नौज और मथुरा साइड के राजा थे, तो उन्हें आर्यवर्त कहा जाता था। वंशावली मतलब जैसे पिता, जैसे वंशावली का मतलब जैसे वंश, यानी कि जैसे दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, जो है ये जो है पद, जैसे जो न्याय वाला, फिर न्याय करने वाला पद, है ना। और जो है और बहुत सारे पद थे जो ये वंशानुगत पद हुआ करते थे, यानी बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता था, कोई पेपर एग्ज़ाम नहीं होता था, सब बस जो है वंशानुगत होते थे। अनुवांशिक पदाधिकारी मतलब वही पदाधिकारी जो वंशगत पाया करते थे जो पद। ठीक है, जैसे जो कर वर वसूलने का, जो है न्याय वाय करने का, जो पद होते थे, जो वंशानुगत होते थे, जो पिता के पास होते थे, उसके मृत्यु का उसके पुत्र हो जाता था। राजा के दरबार में जैसे कवि होते थे, पिता मर गया फिर उसका पुत्र उसी दरबार में, ऐसा होता था। सामंत किसे कहते हैं? सामंत जो है सेकंड नंबर वाले जो होते थे, सामंत होते थे, जिनके पास मीडियम ज़मीन होती थी। सभा मतलब जो ग्रुप होता था, जो लोग इकट्ठा करके किसी भी में चर्चा करें, सभा कहते। लेकिन यहाँ पर सभा उसे कहा जाता था। देखिए, सभा और नगराम दो चीज़ें हमने पढ़ी किसके समय? सभा और नगराम। जो ब्राह्मण होते थे, क्या होते थे? ब्राह्मण। क्या थे? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होते थे उनका जो ग्रुप होता था उसे सभा कहा जाता। तो अदर व्यापारियों का ग्रुप, किसका?
व्यापारियों का जो ग्रुप होता था, जो व्यापारियों का ग्रुप होता था उसे नगरम कहा जाता था। नगरम और सभा ब्राह्मणों के ग्रुप को कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था। आगे बात करें सही गलत बताओ। हर्षसेन ने गौतम पुरुषार्थ कर्ण की प्रशंसा में परिस्थिति लिखी, हरिसेन नहीं लिखे, गलत है। आर्यवर्त के साथ साथ समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, हाँ भाई, क्योंकि इन्होंने जीत लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था, बट आर्यवर्त कैसे लाएंगे। आगे बात करेंगे दक्षिणापथ में 12 शासक और मदुरई थे, कह सकते हैं, हाँ। आगे लिखा है एहोल पल्लव की राजधानी थी, हाँ। दक्षिण भारत में स्थानीय सभा सदियों तक काम कर। ऐसे 3 लेखकों का नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो हर्षवर्धन के बारे में वो चीनी यात्री उन्होंने लिखा है ना, और हर्षवर्धन के बारे में उसका कवि लिखता है, ठीक। आगे इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव है। इस युग में सैन्य संगठन के लिए स्थानीय सेना रहती थी, कैसी थी, स्थानीय सेना रहती थी, स्थानीय सेना रहती थी, मतलब जो है कंपलसरी उसका सेना रहती थी, निश्चित सेना रहती थी, उसको वेतन दिया जाता था, क्या दिया जाता था, और वेतन भी दिया जाता था। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें कोई नई चीज़ दिखी, हाँ, इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था में हमें ये नई चीज़ दिखी कि जो पुलिस अधिकारी, न्याय अधिकारी, इन सब चीज़ों को अलग अलग विभागों में वितरित कर दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार आज जो है तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। अरविंद को समुद्रगुप्त की वीणा बजाती है, वीणा लेके बैठना पड़ेगा, उसे जो है संगीत के प्रेमी होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, और जो है उसे संगीत सुनाना पड़ेगा, संगीत जो वीणा बजा के दिखानी पड़ेगी, संगीत गाकर सुनाना पड़ेगा। क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते, कभी भी नहीं। क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे, ऐसा नहीं है। अपने उत्तर का कार्ड ये हो सकता है कि उनकी प्रशस्तियाँ उनके समय में अलग अलग लैंग्वेजों में लिखी रही होंगी, अलग अलग लैंग्वेजों में उनकी भाषा प्रकट होती थी, संस्कृत भाषा में कुछ प्रशस्तियाँ लिखी होती, इसीलिए आम लोगों के लिए पढ़ पाना इसे मुश्किल होगा। बात करें गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले था। इस प्रकार जो आज की क्लास यहीं तक, अब मिलेंगे अगले दिन। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए और 1-2 लोगों को शेयर डेली कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब कल जो है चैप्टर 12 का लास्ट वीडियो होगा, तो आज की सेवा यहीं तक, बाकी अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।